स्टार्ट करें। आवाज आ रही है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो भाई शुरू करते हैं आज हम लोग, है ना, फिर से एक नया टॉपिक, है ना, एक नई एनर्जी के साथ शुरू करें। बढ़िया। देखो आज हम लोगों का टॉपिक है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को शुरू करेंगे बेसिक से, बिल्कुल क्लियर। चैप्टर को बेसिक से कवर करेंगे और फाइनली इसको हम इस लेवल तक लेकर के जाएंगे जिस लेवल में एनसीईआरटी को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया है। ठीक है, हम एनसीईआरटी से थोड़ा 2-3 लेवल ऊपर उठ करके, है ना, इस चैप्टर को कवर करेंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बढ़िया। अच्छा देखो, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 4 है ना। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल, थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फाइनली फिर फोर्थ चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? देखो हर चीज के पीछे मैथ्स में कोई ना कोई कहानी छिपी होती है ना। हम बिना किसी कहानी के, बिना किसी लॉजिकल पैटर्न के हम कोई भी चीज को ऐसे ही एवं ही नहीं पढ़ने लगते हैं, है ना। तो एक पैटर्न है, पैटर्न इन द सेंस कि जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्लास 10th में एनसीईआरटी में चैप्टर 4 ही क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया गया? क्या रीजन हो सकता है कि चैप्टर 4 ही रखा गया? चैप्टर 8 क्यों नहीं, चैप्टर 9 क्यों नहीं, चैप्टर 4 क्यों रखा गया? रीजन है इसके पीछे, है ना। सोचो ध्यान से, मैं बता देता हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी चैप्टर से पहले एक और चैप्टर ऐड ऑन करना था। कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उससे पहले एक और चैप्टर ऐड ऑन करना था। कौन सा? पॉलिनोमियल, है ना। तो ऑब्वियसली इस टॉपिक को हम लोगों ने पॉलिनोमियल में भी कवर किया है, पॉलिनोमियल में भी कवर किया। पॉलिनोमियल में कवर करने के बाद फिर हम लोग यहाँ इस चैप्टर के अंदर फिर से इसको कवर करेंगे। लेकिन फर्क इतना है कि वहां हम लोगों ने पॉलिनोमियल के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे। एक्सप्रेशंस, क्लियर? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस पढ़ा था। यहां टास्क है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो क्या आपको वाकई में पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस में फर्क क्या है? पहले ना हम शुरू करने से पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस में फर्क बताते हैं। क्लियर? अभी बस चैप्टर की स्टार्टिंग नहीं है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि चैप्टर 2 में भी हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पैटर्न को पढ़ा था। चैप्टर 4 भी एक नया चैप्टर क्यों बना दिया गया? क्या रीजन इसके पीछे? रीजन इतना सा है कि क्लास 10th में चैप्टर 2 के अंदर हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़े थे वो था पॉलिनोमियल। क्लियर? पॉलिनोमियल के अंदर हम लोगों का पार्ट था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल इसलिए बोल रहा था क्योंकि वहां पर ये चीज एक्सप्रेशंस के फॉर्मेट में चल रही थी। क्लियर? एक्सप्रेशन इन द सेंस कि वहां पर चीजों को px इक्वल्स टू में एक स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग लिखते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरीके से लिखते थे। क्लियर? ये एक एक्सप्रेशन है, हम लोग इस तरीके से चैप्टर 2 में पढ़ करके आए। लेकिन अभी इस टॉपिक में, इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग इस तरह की सिचुएशंस को कवर नहीं करेंगे, बल्कि ये चीज क्या होगी, किसी नई पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। मतलब यहां पर चीजें इक्वालिटी में आने लगेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस में फर्क अभी हम थोड़ा डीपली आगे चल करके बताएंगे। लेकिन बस ये बात मान करके चलिएगा बेटा कि ये जो चीज आप यहां पढ़ने वाले हो, ये चैप्टर 2 से थोड़ा सा हट करके है, पॉलिनोमियल टॉपिक से थोड़ा सा हट करके है। क्लियर? देखो क्या है ना, हमेशा ये बात मान करके चलो, हर एक टॉपिक के पीछे, हर एक चैप्टर के पीछे कोई ना कोई बड़ा चेहरा जरूर होता है। क्लियर? कोई ना कोई बड़ा चेहरा जरूर होता है। चैप्टर का नाम हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीड क्या है, क्यों जरूरत पड़ रही है चैप्टर को पढ़ने की? क्लियर? और इसके बेसिक एडवांटेजेस क्या है पढ़ने के लिए? क्लियर? क्यों हम इसी चैप्टर को भी आगे चल करके और हायर एजुकेशन में भी इन्वॉल्व करने वाले हैं, है ना। क्या है ऐसा इसमें, मैं बता देता हूं। चलो हम आपको बताते हैं कि कुछ इस तरीके से चीजों को समझना। अच्छा, कल का मैच तो आप लोगों ने देखा ही था, मैच तो देखिए, चल देख रहे ही होगे आप लोग, आईपीएल चल रहा है ना। कल भाई साहब विराट कोहली ने देखो छक्के पे छक्के मारे थे, है ना। अच्छा, जब विराट कोहली जब छक्के मार रहा था तो आप लोगों ने इमेजिन किया कि उस छक्के का मतलब क्या नेचर था? जैसे कि विराट कोहली ने फील्ड पर खड़े होकर के एक हिट 6 की छक्का मार दिया वहां पर। क्लियर? तो उस छक्के का पैटर्न क्या था? बॉल डायरेक्टली बाउंड्री को कवर करके गई। अच्छा, बॉल जो थी ऐसे जा रही थी, ऐसे गिर रही थी क्या? बॉल जो थी क्या वो इस तरीके से जा करके गिर रही थी क्या बेटा, कि भाई साहब यहां ये विराट कोहली है, यहां पर ये विराट कोहली है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से विराट कोहली है, ये अगर छक्का मार रहे हैं मान लो अपने बैट से, तो क्या बॉल ऐसे जा करके जो है तब नीचे गिर रही थी? नहीं, नहीं ना। ऑब्वियसली अगर विराट कोहली को हिट करना था, 6 हिट करना था, तो बॉल का पैटर्न जो था ऐसे होता था। क्या कहते हो, है ना, तब जाकर के बाउंड्री में जाते थे। ये जो पैटर्न आप बना रहे हो ना, ये जो
कर्व बनाया है, ये फंडामेंटल पार्ट है किसका, चैप्टर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, स्लोप, क्लियर, पैराबोला, है ना। तो ये जो कर्व बन गया है, अच्छा ऐसे ऐसे ट्रेजेक्टरी, ये वाले कर्व्स आप लोग कहां देखते हो, मतलब ऐसे ऐसे में चीजें इमेजिन करो कि ये सारी चीजें आपको कहां कहां दिखाई देती हैं। देखो मैं बता देता हूं, कल के मैच में आपने देखा छक्के मार दिया गया तब। अच्छा जैसे मान लो कि मैं दूसरा बताता हूं, जैसे मान लो कि फाउंटेन लगा हो, क्लियर, तो फाउंटेन लगा हो और यहां से पानी हो, तो पानी की स्लोप कुछ इस तरीके से गिर रही होती है कि नहीं गिर रही होती है ना, फाउंटेन, है ना। तो ये जो फाउंटेन का जो स्लोप आ रहा है ये वाला, देख रहे हो बेटा, ये भी पैराबोलिक कर्व है, ये भी इसी चैप्टर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पीछे भी यही चैप्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी कभी इस तरह का पाथ आप कहीं पर भी देख रहे हो, ठीक है, चाहे यहां देख लो चाहे वहां देख लो, और भी आप इमेजिन करते हो डे टू डे लाइफ में कहीं कहीं जगह पर आप देख लेते हो, पता है कहां पर, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप इमेजिन करो ये क्या है, ये क्या बन रहा है, ये क्या है, हाईवे, फर्स्ट क्लास हाईवे है ये, है ना। तो ये जो हाईवे बन रहा होता है बेटा, ये हाईवे भी तो ऑब्वियसली इसी शेप में होता है ना। हाईवे का अगर शेप देखो ध्यान से, तो ये हाईवे भी तो ट्रेजेक्टरी पाथ को कवर कर रहा होता है ना, पैराबोलिक पाथ को कवर कर रहा होता है। तो ये कंप्लीट फिनोमिना, ये कंप्लीट फंडामेंटल हम लोग इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलो, तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे, उन चेहरों के बारे में बताना चाहेंगे जो चेहरे इस चैप्टर के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करके गए हैं। क्लियर, जानते हो चेहरे कौन कौन से हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग अब तक सबसे पुराने मैथमेटिशियंस के तौर पर किनको मानते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब तक सबसे पुराने मैथमेटिशियंस के तौर पर किसको मानते हैं, क्योंकि ये हमारी मैथमेटिक्स का सबसे डीप और सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, ये सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है। हाँ, रामानुजन और आर्यभट्ट वो तो इंडियन ओरिजिन से बिलोंग कर रहे थे। मैं आपको बता देता हूं हमारी हिस्ट्री में सबसे पुराने मैथमेटिशियंस के तौर पर बेबीलोनियन और इजिप्शियंस को माना जाता है। आज से लगभग 2000-4000 साल पहले पिरामिड बना दिए गए थे। क्या किसी बिना फंडामेंटल के पिरामिड बन गया होगा, क्या बिना किसी मैथमेटिकल, है ना, सिचुएशंस के, मैथमेटिकल पैटर्न्स के बिना क्या पिरामिड बन गया होगा, नहीं रहा होगा पैटर्न। तो बेबीलोनियन और इजिप्शियंस को सबसे पुराने मैथमेटिशियंस के तौर पर माना जाता है। क्लियर, है ना, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर मान लीजिए बेबीलोनियन की थ्योरी अगर हम लोगों के पास आज अवेलेबल होती तो हम लोग आज से 100 साल आगे के जनरेशंस आज देख रहे होते। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस समय पे। क्या है कि उनकी टेक्नोलॉजी को हम लोग अभी इस प्रेजेंट टाइम के हिसाब से डिकोड नहीं कर पाए, इस वजह से हम लोग इतने टाइम अभी भी पीछे चल रहे हैं, है ना। तो सोचो ध्यान से कि अगर 2000 साल पहले इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना करके चले गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है ये बिना मैथ्स के तो अधूरा रहा होगा। क्लियर, तो उन सभी चीजों के फॉर्मेशंस के लिए मेन चैप्टर रिस्पॉन्सिबल है कौन सा, चैप्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बेटा, जी हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो भाई सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ना हमारे कुछ लेजेंडरी पर्संस, लेजेंडरी मैथमेटिशियंस को देखना पड़ेगा। ये वो चेहरे हैं जिन चेहरों ने एक बहुत डीप में जाकर के एक ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट को निकाल करके बाहर लेकर के आए जो आगे चल करके अभी एक नई थ्योरी को और जाके जन्म देगा। अभी तो सिर्फ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, अभी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कॉम्प्लेक्स नंबर का जन्म भी होगा। क्लियर, तो अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के पास पुराने मैथमेटिशियंस के तौर पर बेबीलोनियन आते हैं। क्लियर, तो बेबीलोनियन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक टर्म एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट किया हम लोगों के सामने, कि भाई अगर किसी वेरिएबल के ऊपर पावर 2 लगा दी जाए, क्लियर, उसकी डिग्री 2 बना दी जाए, तो फाइनली वो क्वाड्रेटिक से कंसीडर किया जाएगा। क्लियर, तो बेबीलोनियन हम लोगों के लिए ना सबसे पहले मैथमेटिशियन के तौर पर आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कौन, यूक्लिड, क्योंकि यूक्लिड ऐसे पहले व्यक्ति थे जो बेबीलोनियन के कॉन्सेप्ट को समझ करके उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया। आप लोगों को पता है क्या आप लोगों को पता है ये बात कि यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री कहा जाता है, पता है आप लोगों को, बढ़िया, अच्छी चीज है ये। तो यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ज्योमेट्री को यूज करते हुए इन्होंने अपने इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्लेन किया। और आज मैं भी यूक्लिड की थ्योरी का ही इस्तेमाल करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्लेन करूंगा और स्टार्टिंग से बताऊंगा कि एक्चुअली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियलिटी में, रियल लाइफ में क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है। क्लियर, फिर फाइनली यूक्लिड के बाद ब्रह्मगुप्त आते हैं। क्लियर, ब्रह्मगुप्त ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक कंप्लीट इक्वेशन जनरेट की, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर, है ना, ये ऐसे पहले व्यक्ति थे। और ब्रह्मगुप्त ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नेगेटिव टर्म्स और जीरो का इस्तेमाल किया अपनी इक्वेशंस में जीरो और नेगेटिव नंबर का इस्तेमाल करने वाले ब्रह्मगुप्त ऐसे पहले व्यक्ति थे, ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट दोनों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फिर फाइनली तीसरे और मैथमेटिशियंस आते हैं, अल ख्वारिज़मी।
क्लियर। हम लोगों के तीसरे मुस्लिम इस्लामिक मैथमेटिशियंस आते हैं अल ख्वारिज़मी, क्लियर। इनको फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है, फादर ऑफ अलजेब्रा। सोच के देखो, फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड, फादर ऑफ अलजेब्रा सर अल ख्वारिज़मी, क्लियर, ख्वारिज़मी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फादर ऑफ अलजेब्रा के तौर पर इसलिए कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि हम लोगों की जो बेसिक ज्योमेट्री है, जो बेसिक अलजेब्रा है, जो पूरी तरीके से वेरिएबल और कांस्टेंट पर डिपेंडेंट है, वो इन्हीं की डीप कॉन्सेप्ट है, वो इन्हीं की दी हुई है, क्लियर। फाइनली उसके बाद तीसरे मैथमेटिशियंस आते हैं भास्कर, है ना। तो भास्कर का भी हम लोगों के पास इसी थ्योरी में बहुत बड़ा रोल है ना। अच्छा देखो, एक लिखा हुआ है यहां पर सिद्धांत शिरोमणि, इनकी एक बुक थी, क्लियर। जैसे आर्यभट्ट की बुक थी सूर्य सिद्धांत, है ना, वैसे ही भास्कर की बुक थी सिद्धांत शिरोमणि। इन्होंने इस अपनी बुक में अपने इस चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भरपूर इस्तेमाल किया और इनकी जीरोस को निकालने के लिए एक पर्टिकुलर अप्रोच भी हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट की, क्लियर। जो कि जिस पर्टिकुलर अप्रोच को आज हम लोग अपने इस चैप्टर के अंदर डिटेलिंग में पढ़ने वाले हैं फाइनली। तो क्या कहते हो, चैप्टर को शुरुआत किया जाए? पक्का? चलो भाई शुरू करते हैं फिर। देखो ध्यान से। अच्छा, मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल और क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बीच में एक डिफरेंस बताना चाहूंगा, क्लियर। देखो मैं दो चीजें यहां लिख रहा हूं। पहली चीज मैं यहां लिखूंगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर इधर मैं लिखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइन ड्रॉ करके मैं इस साइड लिखना चाहूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्क है, दोनों ही चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, क्लियर। जब आप इस फर्क को समझ पाएंगे तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व करना था और क्यों इसके लिए एक नया चैप्टर जनरेट करना था, क्लियर। फर्क क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए, हम आपको इसको एक एग्जांपल के तौर पर बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोग क्या किए कि घर में नॉर्मली कोई भी जो है घर का सामान लाने के लिए एक मेन्यू बनता है ना, कि भाई घर में क्या क्या सामान लेकर के आना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लीजिए सामान के तौर पर आप लोग जो है राइस लेकर के आए, क्लियर। आप लोग पेंसिल लेकर के आए, है ना, और आप लोग रबर लेकर के आए, बुक्स लेकर के आए, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेशनरीज हैं, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अपने मार्केट से परचेज करना है ना। ऑब्वियसली ये बात माननी पड़ेगी कि हर एक चीज की अपनी क्वांटिटी और पर क्वांटिटी वैल्यू भी होती है। जैसे मान लीजिए कि दुकान पे गए, आपको राइस परचेज करना है, तो राइस परचेज करना है तो पहली चीज ये कि आपको पर राइस की वेटेज पता होना चाहिए, कॉस्ट पता होनी चाहिए कि 1 kg राइस क्या कॉस्ट है ना। फिर आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि भाई हमको कितने kg का राइस परचेज करना है, कितना kg राइस परचेज करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने बताया आपसे कि मान लेता हूं अभी कुछ देर के लिए ही सही, मैंने मान लिया कि 25 रुपी पर kg, क्लियर, राइस की कॉस्ट है। 25 रुपी पर केजी राइस की कॉस्ट है और आपको अगर मान लेते हैं कि 5 किलो राइस परचेज करना है तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? बिल्कुल 125। फाइनली आप दोनों लोगों को क्या कर दोगे, इसको फटाक से 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे और एक्चुअल कॉस्ट आप निकाल करके ले आओगे। अच्छा, ये जो चीज है ये क्या है और ये क्या है? ये पर यूनिट कॉस्ट है। बेटा ध्यान से समझते जाना, फर्क समझना है अगर तो ये पर यूनिट कॉस्ट है, क्लियर। ये पर यूनिट कॉस्ट है और ये क्या है? ये क्या है? क्वांटिटीज है। ये क्या? ये क्वांटिटी है, ये कि कितने क्वांटिटी आपको लेना है, 5 kg 10 kg। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मान लो ये क्वांटिटी एक वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो जाए, वेरिएबल पर डिपेंडेंट होने का मतलब ये फिक्स क्वांटिटी है, दुकान पे चावल का रेट नहीं बदलेगा, ये फिक्स क्वांटिटी है, लेकिन आपको कितने किलो परचेस करना है दैट मींस यू ऑल हैव टू थिंक, है ना। ये आप 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg खरीद सकते हो, तो ये चीज बदल रही है। तो जो चीज बदल रही होती है अंडर अलजेब्रा, अल ख्वारिज़मी ने हमको बताया कि जो चीज बदल रही होती है वो वेरिएबल के तौर पर ट्रीट की जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फादर ऑफ अलजेब्रा। तो अब ये चीज कंटिन्यूअसली बदल रही है तो उसको वेरिएबल के तौर पर ट्रीट करोगे। अगर मैंने आपसे कहा कि इस चीज को आप एक्स मान लीजिए, क्लियर, तो फाइनली आप मुझे बताओगे क्या कि अब जो कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी? 25x। अगर आपसे मैं कॉस्ट पूछ लूं तो राइस की कॉस्ट 25x आ जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फाइनली पेंसिल, पेंसिल के लिए भी आपको पता है मार्केट में एक पेंसिल 5 रुपए की आती है और अगर मैं 2 पेंसिल परचेस कर रहा हूं यू मस्ट हैव टू पे 10 रुपीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर मान लो कि मुझे 2 पेंसिल पर नहीं परचेस करना है, मुझे 3 करना है तो 15 रुपए, 4 करना है तो 20 रुपीज। इसी तरीके से अगर क्वांटिटीज को बदलते चले जाओ, मैंने कहा वाई पेंसिल परचेस करनी है तो वाई पेंसिल परचेस करनी है तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 5y। वेल प्लेड। तो फाइनली राइस के बाद अगर पेंसिल की कॉस्ट पूछ लो तो 5y आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसी तरीके से रबर, रबर परचेस करने जाओगे पर रबर की कॉस्ट अलग होगी और अगर क्वांटिटीज बदलते चले जाओगे तो पर क्वांटिटी की कॉस्ट अलग होगी। और मैंने कहा जेड रबर परचेस करनी है, अगर मैंने कहा आपको जेड रबर परचेस करनी है, नंबर ऑफ रबर अगर मैं बात करूं तो जेड रबर है और हर रबर की कॉस्ट ₹3 है, तो फाइनली बताओगे टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? बिल्कुल सही जवाब, 3z। क्लियर? इसी तरीके से बुक परचेस करनी है, अगर मान लीजिए एक बुक की कॉस्ट 75 रुपीज है और आपको टोटल m बुक परचेस करनी है, टोटल नेट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 75m आपको लिखना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? इतनी सी फर्क समझो। फर्क क्या है? फर्क इतना है कि हम ये चीज यहां पॉलिनोमियल में बताने के लिए क्यों एक्साइटेड हैं, क्यों हम ये बताना चाह रहे हैं। रीजन ये है कि भाई यही सेम चीज, ये जो चीज आप यहां परचेस कर रहे हो, ये चीजें अगर आप इनकी नेट कॉस्ट निकालें, आप टोटल प्रोडक्ट परचेस कर लिया, इट मींस अब आपको शॉपकीपर को टोटल नेट कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर आपको नेट कॉस्ट अगर मैं आपसे पूछ लूं, नेट कॉस्ट अगर मैं आपसे पूछूं तो नेट कॉस्ट के तौर पर आप क्या करेंगे?
सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे, शाबाश। इन सारी वैल्यूज को ऐड करने का मतलब 25x प्लस 5y प्लस 3z प्लस 75m, ये होगा। क्लियर है ना? ये पूरी की पूरी नेट कॉस्ट किस पर डिपेंडेंट है? क्या ये एक एग्जैक्ट अमाउंट के इक्वल है? क्या ये किसी फिक्स्ड अमाउंट के इक्वल है? नहीं ना। लेकिन हाँ, ये जरूर पता चल रहा है कि हाँ, इस पर्टिकुलर पैटर्न का इस्तेमाल करके हम नेट कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली नेट कॉस्ट क्या है, क्या ये पता है? नहीं पता। फाइनली तो जब एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो कि टोटल क्वांटिटी एक्चुअली किसके इक्वल है, वो एक्सप्रेशन को जन्म देगी। ठीक है, पॉलिनोमियल को जन्म देगी। ये नेट कॉस्ट एक्चुअली कितने पर्टिकुलर अमाउंट के इक्वल है, ये कौन सी फिक्स्ड वैल्यू के बराबर है, ये आज भी क्वेश्चन मार्क के तौर पर बना हुआ है। क्लियर? इसकी फिक्स्ड वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता। क्लियर? ये नहीं पता, इसीलिए इस चीज को एज अ पॉलिनोमियल ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए इस चीज को एज अ पॉलिनोमियल ट्रीट किया जाएगा, पॉलिनोमियल। और इसको एक्सप्रेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक्सप्रेशन बोला जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? टास्क क्लियर? समझ में आया? चलो, अगर यही सेम पर्टिकुलर सिनेरियो हम यहां कवर अप करें तब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो अभी हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पे बात पे जाएंगे। हम ना सिर्फ इक्वेशंस टर्म को पहले कवर करेंगे। ये मेरा पहला टास्क है। क्लियर? हम पहले ये बताना चाहेंगे कि इक्वेशंस का मतलब क्या है, क्यों हम क्वाड्रेटिक के आगे इक्वेशन लगा दिए, क्यों हम यहां पर पॉलिनोमियल क्यों नहीं लगाए। क्लियर? फाइनली भी तो ये सब कुछ लीनियर चल रहा है। लीनियर चलने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अभी यहां पर डिग्री देखो, यहां 1, यहां 1, यहां 1, यहां 1, हर एक वेरिएबल की डिग्री 1 है। लीनियर एक्सप्रेशन है ये, लीनियर पॉलिनोमियल है। इन केस अगर मान लो सिचुएशंस को मैं बदलूं, फंडामेंटल बदलूं, एग्जांपल बदलूं, अब की बार हमको जो है टोटल कॉस्ट और नेट क्वांटिटी परचेज नहीं करना है, हम ज्योमेट्री पे चले आते हैं। मैंने कहा चलो कि जो है स्क्वायर का एरिया लेना है, तो स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर जिसकी हर एक साइड की लेंथ x है, हर एक साइड की लेंथ x है, इसका एरिया कितना होगा? x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? पक्का। एक दूसरा शेप हम लेकर के आते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरा सेकंड शेप जो होगा वो एक रेक्टेंगल है। क्लियर? अब मैंने कहा कि इसकी जो लेंथ है वो 2 यूनिट की है ना, और ये जो ब्रेथ है वो x यूनिट की है, तो इसका एरिया कितना होगा? 2x। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनका कंबाइंड एरिया बताओ बेटा, इन दोनों शेप को जोड़ दूं अगर मैं, कंबाइंड एरिया क्या होगा? कंबाइंड एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो आप इसका कंबाइंड एरिया हमें जो बताओगे वो यही तो बताओगे, सर x स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x किस पर्टिकुलर नेट वैल्यू को इक्वल है? एग्जैक्ट एरिया क्या है आपको पता चल पा रहा है? नहीं, आपको बस इतना पता चल रहा है कि हाँ, इस मेथोडोलॉजी का, इस पैटर्न का इस्तेमाल करके हम एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन एग्जैक्ट एरिया क्या है नहीं पता। पता है क्या आपको? नहीं पता। तो फाइनली जब एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी किसके इक्वल है, कौन सी फिक्स्ड टर्म के इक्वल है, किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सप्रेशन या इक्वेशन? एक्सप्रेशन। किसको रिप्रेजेंट करेगी? एक्सप्रेशन। क्योंकि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी अभी भी किस फिक्स्ड वैल्यू के इक्वल है, ये आज भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ये फिक्स्ड वैल्यू किसके इक्वल है नहीं पता। क्लियर? कोई दिक्कत? और अगर मान लो यही सिचुएशन में यहां जनरेट कर दूं और मैंने कहा कि ये एक स्क्वायर का एरिया, एक वो स्क्वायर जिसकी हर एक साइड x और x लेंथ की है, एक ऐसा स्क्वायर। क्लियर? और एक दूसरी ज्योमेट्री जिसको हमने बताया रेक्टेंगल है। क्लियर? 2x, यानी कि उसकी लेंथ के बारे में अगर बात करें तो ये चीज 2 यूनिट की थी और ये चीज जो है x यूनिट की थी। फाइनली इसका एरिया कितना आएगा? 2x। इसका एरिया कितना है? x स्क्वायर। इनका कंबाइंड एरिया अगर पता है तो इक्वेशन, नहीं पता है तो एक्सप्रेशन। मान लेता हूं कि इनका नेट एरिया जो है वो 8 स्क्वायर यूनिट आया। कितना आया? 8 स्क्वायर यूनिट। मान लेता हूं अभी कुछ देर के लिए, क्वांटिटीज को कंप्लीट करने के लिए, अगर मैंने मान लिया कि इनका जो नेट एरिया है वो 8 स्क्वायर यूनिट है। 8 स्क्वायर यूनिट होने का मतलब मैंने यहां पर 8 स्क्वायर यूनिट लिख दिया। तो अब आप इस चीज को कैसे लिखोगे? आप ये तो लिखोगे ना बेटा, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू व्हाट? इक्वल्स टू व्हाट? यस, जो फिक्स्ड वैल्यू यहां क्वेश्चन मार्क थी वो यहां आपको दी जाएगी, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्रेशन एंड द इक्वेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इक्वेशन में वेटेज चलता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की इक्वालिटी मेंटेन रहती है। क्लियर? लेकिन एक्सप्रेशन में क्या होगा कि सिर्फ लेफ्ट साइड का वैल्यू दी जाएगी, राइट साइड की वैल्यू नहीं दी जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये एक बेसिक डिफरेंस है। हम लोगों ने अभी इसी चैप्टर में पॉलिनोमियल के अंदर इनको कवर किया था, इस तरह के इक्वेशंस को कवर किया था कि ये चीज किसके इक्वल है नहीं पता था, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एक पैटर्न पता था कि हाँ, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का इस्तेमाल करके हम लोग चीजों को सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी ये उस चैप्टर में नहीं पढ़ाया गया था। हम लोग इस चैप्टर के अंदर उसी वैल्यूज को कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्लियर? पक्का है ना? तो चैप्टर इसी तरीके से कुछ मॉडिफाई किया गया और ये कंप्लीट थ्योरी किसकी है पता है? ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये नहीं पता, हम बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट है किसका? यूक्लिड का। चेहरा देखो और समझो, यूक्लिड का कॉन्सेप्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यूक्लिड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकली सोचने की कोशिश की। हालांकि उससे पहले बेबीलोनियन के कॉन्सेप्ट में, उनकी बुक्स में, उनकी थ्योरीज में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक को इन्वॉल्व किया गया था, लेकिन यूक्लिड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ज्योमेट्रिकली भी सोच सकते हैं। क्लियर? तो क्या हम आप लोगों को बताएं कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है?
प्रोसीड करें। चलो, तो हम लोगों का आज का नया टास्क आता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्चुअली उसको जन्म कैसे दिया गया, कैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया गया, उसके बारे में सीखना है। बेटा याद रखो ये चीज कि अभी आप लोगों ने इसी पर्टिकुलर चैप्टर को क्लास 10th में पॉलिनोमियल के अंदर भी कवर अप किया है, जिसमें आप एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखते थे px इक्वल्स टू में a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस anx की पावर n लिखते थे ना यहां पर इस तरह के पॉलिनोमियल। फिर हमने यहां बताया था कि अगर इतनी सी चीज को कवर अप करोगे तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यहां से यहां तक जाओगे इतने से कवर करोगे तो लीनियर पॉलिनोमियल, और फाइनली सर अगर आप यहां से लेकर के यहां तक कवर करोगे, इट मींस अगर आप इसी एक्सप्रेशन को देखो और आप a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर के बारे में बात करो तो इसको हम लोग क्या बोल देते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते थे। क्या रीजन था क्वाड्रेटिक बोलने के पीछे? दो रीजन थे। पहला रीजन ये कि ये पर्टिकुलर नेट किस फिक्स्ड क्वांटिटी के इक्वल है नहीं पता था, इसलिए पॉलिनोमियल। दूसरा ये क्वाड्रेटिक बोलने के पीछे इसकी डिग्री रिस्पॉन्सिबल थी। क्लियर? डिग्री डिसाइडेड कि उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का नेम क्या होगा। डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 लीनियर क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिग्री 4 बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 5 वो डिग्री 5 अगर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, है ना? कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है? नहीं है, है बेटा। क्लियर? हम लोग वहां पर पावर 5 के तौर पर यूज करेंगे उस चीज को। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। आगे प्रोसीड करें। तो हम लोगों को ये चीज पहले से पता है क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर इसी टॉपिक का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ करके रखा हुआ है। तो हम लोग यहां बताते हैं आप लोगों को फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ये एक नया टॉपिक है जो आप लोगों को यहां सीखना है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वो टॉपिक है जो बुक्स में नहीं मिलेगा। क्लियर? हम लोग जो चीज पढ़ने वाले हैं एक्चुअली उसको कैसे बनाया गया ये सीखना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? ऑलरेडी हम आपको पहले से रिकॉल करवा चुके हैं, बस एक बार फिर से समझो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से जनरेट किया गया। जनरेट करने का मतलब ये है, जैसे आपको पता है सबसे पहले ना स्टैंडर्ड फॉर्म को देने वाले जो कि हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो स्टैंडर्ड फॉर्म सबसे पहले हम लोगों को किसने दिया, ब्रह्मगुप्त ने दिया। सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो हम लोग इसका क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ेंगे वो ब्रह्मगुप्त ने दिया। तो ये जो टॉपिक पूरी तरीके से जो थ्योरी दी गई है वो ब्रह्मगुप्त की थ्योरी है। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक पॉलिनोमियल है, कंसिडर हम लोगों ने लिखा है एक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप लोगों को पहले से पता है क्योंकि आप लोग चैप्टर 2 में पढ़ करके आए हो, मैंने पढ़ाया है। तो इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है, इसके क्वाड्रेटिक होने के पीछे की रिस्ट्रिक्शन है कि कब तक क्वाड्रेटिक बना रहेगा। इसके क्वाड्रेटिक बनने के लिए इसकी एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि ए का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। रीजन, अगर आप ए का कोफिशिएंट ही 0 कर दो, इसको 0 करने का मतलब क्या है, 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, 0, तो कंप्लीट टर्म ये पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। अब ये टर्म अगर गायब हो गया, इमेजिन व्हाट, देखो मैंने गायब भी कर दिया, बचने वाला टर्म क्या जनरेट करेगा, क्वाड्रेटिक या लीनियर? लीनियर। हमारा टास्क है क्वाड्रेटिक पढ़ना, हम चैप्टर को कवर करेंगे क्वाड्रेटिक के बिहेवियर के तौर पर। क्लियर? तो ऑब्वियस सी बात है इसके क्वाड्रेटिक बने रहने के लिए जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल अप्रोच है जो कि ब्रह्मगुप्त दे करके गए थे, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली बच्चे इसको अवॉइड कर देते हैं। क्लियर? इसको अवॉइड कभी नहीं करना है। क्लियर? आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। हम बताते हैं कि कैसे इस इक्वेशन को जनरेट किया गया। क्लियर? इसको जनरेट करने के लिए हमें फिर से यूक्लिड की थ्योरी पे आना पड़ेगा क्योंकि यूक्लिड ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों के सामने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए इसको रिप्रेजेंट किया और जनरेट किया। जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया ना, इमेजिन करो बेटा, मान लो कि हम लोगों के पास, मैं यहां पर ना शेप्स ले लेता हूं, मेरे पास शेप्स हैं शायद, हाँ है मेरे पास, मेरे को स्क्वायर चाहिए। जैसे मान लो कि हम लोगों ने ना एक स्क्वायर कंसिडर किया, बेटा ध्यान से समझते जाइएगा। ये देखिए, अरे बेटा एक सेकेंड, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर दिख रहा है। पता है ये थ्योरी किसकी है, ये किसकी थ्योरी है, ये मेरी या यूक्लिड की, किसकी है ये, है जी यूक्लिड की थ्योरी है। वेल प्लेड। एक स्क्वायर लिया, ऑब्वियस ही बात है अगर आपने ज्योमेट्री लिया स्क्वायर, है ना, पक्का, तो इसकी कोई ना कोई तो डायमेंशन होगी, है ना। अगर डायमेंशन के बारे में बात करूं तो इसकी चारों डायमेंशन सेम रहती हैं, है ना। चारों डायमेंशन सेम होने का मतलब ये चीज, ये चीज, ये चीज और फाइनली ये चीज, सब कुछ सेम होगा, है कि नहीं, है ना। अगर मैं इन्हीं डायमेंशंस को बोल दूं कि ये चीज जो है एक्स यूनिट के बराबर है, किसके बराबर है,
x यूनिट के बराबर है। क्लियर? मतलब x यूनिट के बराबर होने का मतलब यह है कि आप इसमें इसको x यूनिट बोल रहे हैं, आप इसको x यूनिट बोल रहे हैं, ये भी x यूनिट है, इसको भी x यूनिट बोल रहे हैं। x यूनिट का मतलब ये 5 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर कुछ भी, क्योंकि फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। ये वेरिएबल है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इसको वेरिएबल का नेचर देना पड़ेगा। फिक्स कर दूं अगर मैं 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट 5 यूनिट फिक्स कर दूं तो ये चीज फिर अलजेब्रा का पार्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंप्लीटली पूरी तरीके से अलजेब्रा वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। तो मैंने एक स्क्वायर लिया जिसके हर एक साइड को x यूनिट कहा, तो फाइनली मुझे इसका एरिया बता सकते हो क्या होगा? अगर मैं अब आपसे इसका एरिया पूछूं तो एरिया आप क्या बताओगे? फाइनली इसका एरिया कितना होगा? एक्स स्क्वायर और यूनिट स्क्वायर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? पक्का? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दूसरे शेप्स के तौर पर यूक्लिड ने लिया, पता है क्या? गेस व्हाट के कौन सी ज्योमेट्री ली होगी? बताओ बेटा, शाबाश, जल्दी बताओ यार। है जी, रेक्टेंगल लिया। समझे? दूसरे शेप्स के तौर पर यूक्लिड ने रेक्टेंगल को कवर किया। रेक्टेंगल कवर करने का मतलब कुछ इस तरीके से। क्लियर? ये देखो हमने एक रेक्टेंगल कवर किया ऐसा। पक्का? विजिबिलिटी है ना बेटा? एक रेक्टेंगल कवर किया। अगर आप इस रेक्टेंगल को देखो ध्यान से तो इस रेक्टेंगल की लेंथ हमारे स्क्वायर की लेंथ से डिफर है, लेकिन इसकी विड्थ और रेक्टेंगल की विड्थ दोनों क्या है? सेम है। तो हमने इसकी विड्थ को x यूनिट कहा, हमने इसकी विड्थ को अभी x यूनिट कहा। क्लियर? और इसकी लेंथ कुछ अलग कंसीडर कर ली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखने में ही लग रहा है ना? अगर मैंने इसकी विड्थ को x यूनिट कहा और इसको मैं मान लेता हूं कि लेट से ये 5 यूनिट है। क्लियर? 5 यूनिट ना मानो, चलो 5 यूनिट मत मानो, कोई बात नहीं, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं तो इसको x यूनिट मानते हुए इसको b यूनिट मान लो। b कोई भी एक फिक्स कांस्टेंट है। क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? ये जो b है वो फिक्स कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, ये वेरी कर सकता है, ये चीज वेरी कर सकती है, ये एक वेरिएबल है। समझना जरा ध्यान से। टास्क क्लियर? यूक्लिड की अप्रोच ये थी कि क्या हो, एक क्वेश्चन उनके माइंड में आया, क्या हो अगर इन दोनों ज्योमेट्री को हम ऐड करने की कोशिश करें, जोड़ने की कोशिश करें, या इन दोनों ज्योमेट्री को आपस में हम एलिमिनेट करें, सबट्रैक्ट करवाएं। सबट्रैक्ट कराने का मतलब अगर मैं ये चीज उठा करके इसमें से लेके आऊं तो बचेगा कुछ पार्ट, ये चीज उठा करके इस पर कोलैप्स करा दूं और बाकी पार्ट को एलिमिनेट कर दूं। जैसे मान लो ये स्क्वायर को उठा करके हम यहां लेकर के आए तो ये चीज कुछ इस तरीके से फिट हो जाएगी, इसको गायब कर दो, इतना हिस्सा बचेगा, बचे हुए हिस्से का एरिया क्या होगा? एक मेन क्वेश्चन जो यूक्लिड के दिमाग में आया कि अगर मैं इनको सबट्रैक्ट कर रहा हूं तब, और अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, ऐड करने के बाद एक नई ज्योमेट्री बनेगी। इमेजिन करो बेटा कि अगर मैं इन दोनों ही पर्टिकुलर फॉर्म को एक तरीके से ऐड कर दूं, ऐड करने के बाद क्या इस तरह की कोई ज्योमेट्री बनती हुई दिखाई देगी आप लोगों को? ध्यान से समझना बेटा, क्या इस तरह की कोई ज्योमेट्री बनती हुई दिखाई देगी? ऐसी ऐसी, थोड़ा सा और इसको हम लेकर के जाएंगे। क्लियर? क्या ऐसी कोई ज्योमेट्री बनती हुई दिखाई देगी? थोड़ा डेप्थ कम है ना, चौड़ाई कम कर दो, ऐसी। बोलो, क्या इसी के अंदर दोनों चीजें इन्वॉल्व है ना? क्या ऐसी कोई ज्योमेट्री बनती हुई दिखाई देगी अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो? क्वेश्चन ये आया यूक्लिड के दिमाग में, क्या होगा इसका एरिया, जो नई न्यू फॉर्म ज्योमेट्री है उसका एरिया क्या होगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर एरिया पता है तो इक्वेशन, एरिया नहीं पता है तो एक्सप्रेशन। तो हम लोगों ने पॉलिनोमियल इसलिए पढ़ा क्योंकि पहले पॉलिनोमियल को जनरेट किया गया इस बिहाफ पे, क्योंकि मुझे पता था एरिया की, एरिया कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। क्लियर? एरिया का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, इक्वेशन जनरेट हो गई थी लेकिन एरिया नहीं पता था, तो हम पॉलिनोमियल चैप्टर बना दिए। लेकिन हम जब फाइनली थोड़ा सा और आगे बढ़े, एरिया निकालने की कोशिश करने लगे, एरिया सीख गए निकालना, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे चले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो मैं बताता हूं कैसे। अगर आपने इसके एरिया को एक्स स्क्वायर कहा है, फाइनली इसका एरिया आप बता सकते हैं क्या होगा? बताओ, बोलो बेटा, इसका एरिया बताओ। bx, ये इसका एरिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इनका कंबाइंड एरिया देखो बेटा क्या है? कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया। अगर मैं कंबाइंड एरिया के बारे में बात करूं तो कंबाइंड एरिया के तौर पर आप लिखोगे कितना? एक्स स्क्वायर प्लस bx। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई दिक्कत? मैंने कह दिया कि इसका कंबाइंड एरिया जो है वो पता है आपकी बार। क्लियर? पता है कि अप्रोच, पता है कि अप्रोच हम लोगों में सबसे पहले पता है कि कॉन्सेप्ट को, कि मैंने बोल दिया ना भी कि हाँ मुझे एरिया पता है, एरिया पता है कि कॉन्सेप्ट को सबसे पहले एक इंडियन मैथमेटिशियन जो कि नाम था श्रीधर आचार्य। क्लियर? नाम था उनका श्रीधर आचार्य। क्लियर? बुक्स में लिखा होता है श्रीधराचार्य, एक्चुअली गलत है, श्रीधर आचार्य। क्लियर? तो ये वो ऐसे पहले मैथमेटिशियन थे, इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करने वाले ऐसे पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस एरिया को पता है कि इस सवाल को जवाब में बदला। समझ में आ रही है कि हाँ मुझे एरिया पहले नहीं पता था, फाइनली एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग आगे चल करके बढ़ेंगे। तो फाइनली मैं मान लेता हूं कि इसका एरिया एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच इज सी स्क्वायर यूनिट। क्लियर? तो बता सकते हो ये चीज किसके इक्वल होगा? सी के। आई होप क्लियर? अब ये चीज सी प्लस में हो माइनस में हो फर्क नहीं पड़ता, इसको उठा करके लेफ्ट साइड लेकर के आओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू व्हाट? 0। एक इस तरह की इक्वेशन बनती हुई चल दिखाई देगी। यही एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई?
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? फंडामेंटल क्लियर है? पक्का? सच में? दैट्स गुड। तो फाइनली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये चीज क्लियर रहा होगा। तो अभी हम लोगों ने यहां पर ये सीखा कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम जब जब भी कभी देखें तो आपको ये चीज अपने दिमाग में हिट होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टर्म, किसी भी दुनिया धरती में आने वाली हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला टर्म, वो भी वो जिसमें वेरिएबल की पावर 2 है, क्लियर, वो चीज हमेशा एक स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड टर्म जो होगा वो हमेशा रेक्टेंगल के एरिया को रिप्रेजेंट करेगी, और जो थर्ड टर्म होगा वो इन दोनों का कंबाइंड एरिया रिप्रेजेंट करेगी, कांस्टेंट वैल्यू होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर। तो मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं कंक्लूजन्स के बारे में बात करूं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर लिखूं कंक्लूजन्स के बारे में लिखूं, तो एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा पहला टर्म जो होगा, ये वाला जो टर्म होगा, ये हमेशा एक स्क्वायर के एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, क्लियर, एरिया ऑफ स्क्वायर इसको रिप्रेजेंट करेगा पहला टर्म। फिर जो सेकंड टर्म आएगा वो हमेशा एरिया ऑफ किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? किसको रिप्रेजेंट करेगा? शाबाश बोलो, वेल प्लेड, बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा, क्लियर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और जो फाइनली जो थर्ड टर्म जो वेकेंट बच रहा है सी, क्लियर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, क्लियर। अब इसी को चाहो तो आप कंबाइंड एरिया भी बोल सकते हो या आप कुछ भी कह सकते हो, क्लियर। तो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है ये एक कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट की जाएगी, जिसको हम लोग चाहे तो कंबाइंड एरिया के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये एक बेसिक फंडामेंटल है जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। टास्क क्लियर? पक्का? समझ में आ गया? आगे प्रोसीड करूं मैं? पक्का? चलो ठीक है। अब दैट्स गुड। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। अब मेरा नया टास्क क्या आता है? इसके बाद हम लोगों का एक छोटी छोटी चीजें, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं क्या, कि वो कुछ फॉर्मेशंस बना करके देते हैं, क्लियर। वो कई इक्वेशंस देते हैं, कई एक्सप्रेशंस देते हैं, पूछते हैं आपसे कि बताओ ये दी गई इक्वेशंस या एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ऑब्वियसली किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक होने के लिए कंडीशन क्या है? क्लियर, कंडीशन फॉर एन इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक, क्लियर, कंडीशन क्लियर फॉर एन इक्वेशन, कंडीशन फॉर एन इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक, क्लियर। किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक होने की कंडीशन क्या है? देखो, आपको पता है क्या किसी भी इक्वेशन के क्वाड्रेटिक होने की कंडीशन क्या क्या हो सकती है? इमेजिन करो, गेस करो, आप बताओ बेटा, शाबाश, बताइए। सबसे पहली चीज क्या? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिखना चाहिए, मतलब इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में दिखना चाहिए, क्लियर। दूसरी चीज कि हां आपने ये देखा कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज आपको ये भी देखनी है कि उस इक्वेशन की जो डिग्री होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिग्री का मतलब ये होता है बेटा, डिग्री का मतलब होता है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहां हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, इसीलिए वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कुछ कंडीशंस है किसी भी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक होने के लिए, वो आप लोगों को समझना चाहिए। फंडामेंटल क्लियर है? टास्क क्लियर? आगे प्रोसीड करूं मैं? अब जरा ध्यान से समझना। अब मैं आप लोगों को, मेरा अगला टास्क आता है कि जैसे मान लीजिए कि क्लास 10th में ही हम लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जब हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को पढ़ लिया, क्लियर, एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक लीनियर इक्वेशन है ये, क्लियर। तो मेरा इस इक्वेशंस को पढ़ने के बाद मेरा अगला टास्क ये था कि इसके जीरोस को कैलकुलेट करना, इसके जीरोस को कैलकुलेट करना हमारा एक टास्क है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जीरोस बताओ उसके क्या होंगे? जीरोस का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं आपसे कि फाइंड जीरो, क्लियर, तो फाइंड जीरोस अगर मैं पूछूं आपसे तो इसका क्या मतलब है? जीरोस का मतलब क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच
होल पॉलिनोमियल और इक्वेशन, होल पॉलिनोमियल और इक्वेशन विल बिकम व्हाट, जीरो। क्लियर, विल बिकम जीरो। क्लियर, मतलब इसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पुटअप करती पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो वैल्यू इसके लिए क्या मानी जाएगी, नहीं -3/2 तो सही है, वो चीज इसके लिए एज अ जीरो मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, जीरो मानी जाएगी। क्लियर, देन दैट पर्टिकुलर वैल्यू will said to be zeros of polynomial है, zeros of equation will said to be zeros, clear, of polynomial और इक्वेशन क्या ये टास्क क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे प्रोसीड करूं मैं, जैसे भी मैं बोल दूं, जैसे यहां पर अभी इसी एग्जांपल में देखो ध्यान से, यहां पर आप पुट करिए x की जगह पर -3/2। क्लियर, आप x की जगह ये वैल्यू पुटअप करिए, जैसे ही आप इसी पॉलिनोमियल में x की जगह ये वैल्यू, इस इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यू पुटअप करेंगे, पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मींस ये हो जाएगा आपके पास 2x की जगह पर -3/2 और प्लस का 3। क्लियर, आप देखो ध्यान से, 2 से 2 कट जाएगा, -3 और +3 बचेगा। क्लियर, तो फाइनली आपको मिल जाएगा -3 और +3, ये दोनों कट करके भी क्या मिलेंगे, जीरो। तो जीरो आ गया ना, जीरो का आना मतलब ये चीज जो होगी वो एज अ जीरोस कवर की जाएगी, एज अ जीरोस ट्रीट की जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है फाइनली, पक्का। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, अगली स्लाइड पे। नेक्स्ट टास्क मेरा क्या है बेटा, ध्यान से समझते जाइएगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम लोग आज इस चैप्टर को सिर्फ एनसीईआरटी के बिहाफ पर कवर नहीं करेंगे, हम लोग अपने फाउंडेशंस को भी मजबूत करेंगे और इसी टॉपिक को एनडीए के सिलेबस को कवर करते हुए भी आगे लेके चलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऑब्वियसली आपको हर एक चीज के पीछे की थ्योरी, हर एक पीछे की डेप्थ पता होनी चाहिए, है ना, कि चीजें कैसे काम कर रही हैं एक्चुअली, और इस चैप्टर को पढ़ने की नीड क्या है। क्लियर, आगे प्रोसीड करूं मैं, पक्का। चलो अब मेरा नया टास्क आता है कि अगर मैं लीनियर इक्वेशंस के जीरोस कैलकुलेट कर लेता था, क्या होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को कैलकुलेट करना है। क्लियर, मेथड टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, मेथड टू फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, मेथड नहीं लिख रहा हूं मैं यहां पर, मैं सिर्फ लिख रहा हूं जीरोस। क्लियर, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस of quadratic equation, क्लियर, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरोस कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे यहां पर। क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटा, है ना। और जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग पहले से क्लास 9th में पढ़ करके आए हैं। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकालना आता है आप लोगों को, क्लास 9th में आप लोग पढ़ करके आए हैं। कौन से मेथड से? शाबाश, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, है ना। तो बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो मेथड है हम लोगों के पास बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। मेथड कौन सा है? मेथड है हम लोगों के पास बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, मिडल टर्म। क्लियर, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जीरोस को कैलकुलेट करना हमारा टास्क है। विजिबिलिटी क्लियर है बेटा बोर्ड की? दैट्स गुड। चलो सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, कंसीडर कर रहा हूं मैं, कंसीडर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंसीडर किया हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, या एक एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। क्लियर, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। अच्छा, अगर मैं इक्वल्स टू में 0 ना लगाऊं, अभी क्या है ये? इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन। मैंने भी बताया, क्योंकि ये चीज बस नेट वैल्यू क्या है ये नहीं पता, एग्जैक्टली ये चीज किसके इक्वल है ये नहीं पता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट इज जस्ट एन पैटर्न या एक इक्वेशन एक्सप्रेशन है जो कि मुझे बस हेल्प करेगी नेट वैल्यू को कैलकुलेट करने में, लेकिन एग्जैक्ट नेट वैल्यू क्या है नहीं पता। लेकिन अगर मैं कह दूं ये चीज किसके इक्वल है,
नाउ द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विल कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन। अब ये चीज किस में कन्वर्ट हो गई? इक्वेशन में। फाइनली दैट्स गुड। अब मेरा टास्क क्या है पता है? मैं इस चीज को सॉल्व करना चाहता हूं, मैं इसके जीरोस को कैलकुलेट करना चाहता हूं। जीरोस को कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि मैं इसी इक्वेशन में एक्स की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यूज को पुटअप करूं, एक्स की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यूज को पुटअप करूं कि जिससे पूरी इक्वेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा टास्क है इस पूरी इक्वेशन को जीरो बनाना है, मतलब एलएचएल और आरएचएल को इक्वल वेट करना है। मैं एक्स की जगह कौन सी वैल्यू पुटअप करूं? 1 by 1 तो नहीं पुट कर सकता ना मैं, एक्स की जगह मैं पहले 1 पुट करूं, 2 पुट करूं, 3 पुट करूं। हिट एंड ट्रायल मेथड यहां काम नहीं करेगा कि वैल्यूज को हिट करूं, ट्राई करूं और फाइनली फाइट करूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां एक मेथड काम करता है, मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम क्या करते हैं, हम इधर स्टेप्स लिख देते हैं, क्लियर, साइड में हम इधर एल्गोरिदम्स और स्टेप्स लिख देते हैं और फिर हम लोग लेफ्ट साइड पे वैल्यूज को कवर करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप, क्लियर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्लियर, इन एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना पड़ेगा क्या कि आपका टास्क हमेशा कांस्टेंट कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जान रहे हैं? यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर। 7 का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 7। और कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या है? 3। कांस्टेंट कोफिशिएंट जिसके साथ कोई वेरिएबल इन्वॉल्व ना हो, क्लियर, दैट्स गुड। तो अभी मेरा स्टेप नंबर 1 क्या आएगा? मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई, वो भी किसको 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 किसको? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड व्हाट? कांस्टेंट टर्म। क्लियर, ये पहला स्टेप है। क्लियर, सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि मल्टीप्लाई कराइए किसको? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं। बेटा देखते हैं, हम उधर एल्गोरिदम लिख रहे हैं, इधर हम ये चीज फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा पहला स्टेप ये होगा कि मुझे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, कांस्टेंट कोफिशिएंट 3 दिख रहा है, मल्टीप्लाई कराया, क्या आ गया? 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है? स्टेप नंबर 2 पे आओ। स्टेप नंबर 2 देखो बेटा क्या है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा पता है? स्टेप, हाँ बोलो बेटा, शाबाश, गेस व्हाट, बताइए स्टेप नंबर 2 क्या होगा? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। इसका मतलब ये कि क्लास 9th का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भी फिट है, क्योंकि ये जो चीज मैं पढ़ रहा हूं ये एक्चुअली भी हम लोग 10th क्लास के कॉन्सेप्ट में भी यूज करेंगे, है ना? दैट्स गुड। चलो देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारा ये है कि मैं अब की बार मुझे ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं एज पर द स्टेप नंबर 2 टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। मेरा अगला स्टेप ये आता है कि मुझे ऐसे 2 वैल्यूज को ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करा दे तो 6 आ जाए, है ना? हमें ऐसे 2 वैल्यूज को ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो 6 आ जाए, और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या है? मेरा नेक्स्ट स्टेप जो आएगा बेटा वो कुछ ऐसा आएगा। मुझे पता है क्या लिखना है, यहां पे लिखना है ऑब्जर्व केयरफुली। मैं यहां लिख देता हूं केयरफुली, क्लियर, ऑब्जर्व केयरफुली। बेटा ध्यान रखिएगा, मैं जो चीज लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट? ऑब्जर्व केयरफुली द साइन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट। कांस्टेंट कोफिशिएंट का साइन क्या है? ऑब्जर्व करना है केयरफुली। बताइए कांस्टेंट कोफिशिएंट का साइन क्या है? पॉजिटिव। यहां कांस्टेंट कोफिशिएंट का साइन क्या है? प्लस। यहां साइन है प्लस। तो अब मेरा स्टेप नंबर 3 आता है यहां पर। स्टेप नंबर 3 क्या है वो देखो ध्यान से। स्टेप नंबर 3, क्लियर, स्टेप नंबर 3 ये है बेटा कि मुझे ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं। सर्च फाइंड 2 नंबर्स, ऐसे 2 नंबर को खोजो हुज प्रोडक्ट, जिनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, क्लियर, जिनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन जो हो वो क्या हो? मल्टीप्लिकेशन क्या हो? स्टेप 1 का सॉल्यूशन हो। मल्टीप्लाई कराए स्टेप 1 का सॉल्यूशन यानी कि ये हो, क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर, जिनका प्रोडक्ट जो हो वो स्टेप 1 का सॉल्यूशन हो। सॉल्यूशन ऑफ स्टेप 1 या रिजल्टेंट ऑफ स्टेप 1 लिख देता हूं मैं, रिजल्टेंट लिख देता हूं यहां पर, क्लियर। आपके लिए बस ये चीज लिख रहा हूं ताकि आप इस लेक्चर को देख के समझ पाए कि एक्चुअली हाउ डज द पर्टिकुलर थिंग्स आर एक्चुअली वर्क्स, क्लियर। तो मैं यहां लिख देता हूं रिजल्टेंट ऑफ स्टेप 1, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ स्टेप 1। बात को समझ रहे हैं बेटा आप लोग? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मतलब हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं
ऐसे दो नंबर ढूंढने जिनका प्रोडक्ट कराएं तो स्टेप वन का रिजल्टेंट आ जाए। स्टेप वन का रिजल्टेंट क्या? मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स यूज करते हैं। स्टेप वन का रिजल्टेंट क्या है? 6। तो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए? 6 आ जाए। एंड यहां स्टेप 2 पे देखोगे, अगर प्लस आ रहा है स्टेप 2 से, है ना, अगर प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए, माइनस है तो माइनस करना चाहिए। एंड एज पर स्टेप नंबर 2, क्लियर, एज पर स्टेप नंबर 2 उन्हीं दोनों नंबर का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, क्लियर, उन्हीं नंबर्स का, है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। कैन बी राइट लाइक, क्या मैं हिंदी में लिख दूं, क्योंकि समझने और समझाने की कोई परिभाषा नहीं होती है ना। चलो इंग्लिश में लिख देता हूं, एंड देयर, क्लियर, उन्हीं नंबर का डिफरेंस और एडिशन विल बी व्हाट, क्या होना चाहिए? बता सकते हो क्या? उन्हीं दो नंबर को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए? एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। क्लियर, विल बी व्हाट? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। क्लियर? अब जैसे यहां पर मैंने पहला स्टेप क्या बताया, पहला स्टेप हमारा क्या होगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराना, कर लिया हम लोगों ने। स्टेप नंबर 2, कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट के साइन को चेक करना है, कांस्टेंट कोफिशिएंट के सिंबल को ऑब्जर्व करना है, विच इज व्हाट? प्लस को कैप्चर करके रखा दिमाग में। अब मेरा टास्क क्या है? मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कराऊं। स्टेप नंबर 3, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई कराऊं तो 6 आ जाए, रिजल्टेंट आ जाए, है ना, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और ऐड करके 7 आ जाए। क्लियर? ऐसे दो नंबर ढूंढो, ऐसे दो नंबर सर्च करिए, ऐसे दो नंबर सर्च करिए। क्या ये सही लिखा है? करिए, बिल्कुल सही। ऐसे दो नंबर सर्च करिए जिनका प्रोडक्ट, बेटा समझने और समझाने की कोई भाषा और परिभाषा नहीं होती है। क्लियर? जिनका प्रोडक्ट 6 हो और एडिशन, क्योंकि यहां पर प्लस का साइन है, एडिशन क्या होना चाहिए? एडिशन 7 हो। बताइए क्या आपके पास ऐसा कोई नंबर है? तुरंत बता दिया आप लोगों ने, फटाक से, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया हम लोगों को। क्लियर? तो फाइनली आप नंबर ढूंढ ले गए। नंबर्स आर रिक्वायर्ड, यहां नंबर आप लोगों ने ढूंढ लिए हैं, नंबर मिले हैं आप लोगों को। कौन से बेटा? आपने नंबर बताया मुझे कि 6 × 1 करूंगा तो 6 आ जाएगा, और 6 + 1 करूंगा तो 7 आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये दो नंबर का प्रोडक्ट था, यानी ये था, और ये इसका कोफिशिएंट था। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये इतनी बात क्लियर है? पक्का? ये दो नंबर ही इस इक्वेशन को स्प्लिट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्लियर? ये दो नंबर ही इस इक्वेशन को स्प्लिट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो नंबर कौन कौन से मैं बता देता हूं, देखो कैसे स्प्लिटिंग करना है। नाउ फाइनली सॉल्यूशन इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर। क्लियर? अब सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होगा। हमारे पास दे रखा था वी हैव 2x² + 7x + 3 = 0। ये इक्वेशन दी गई थी हम लोगों को। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे स्टेप्स फॉलो करना है भाई। 2x² की जगह 2x² लिखना है, प्लस की जगह प्लस लिखना है। क्लियर? बस 7 की जगह पर आपको क्या लिख लेना है पता है? 6 + 1। 7 की जगह पर आपको 6 + 1 लिख लेना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है बेटा? x की जगह x, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, इक्वालिटी की जगह इक्वालिटी। दैट इज द स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। आप देखो ध्यान से, आपने पूरी इक्वेशंस के स्प्लिट मिडिल टर्म को क्या किया? स्प्लिट कर दिया। दैट इज द कंप्लीट फिनोमिनल कंडीशन ऑफ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ व्हाट द नेक्स्ट कंडीशन? अब आपका क्या करना है? इस x को मल्टीप्लाई कराना है। इट इज 2x² एज इट इज, प्लस x को मल्टीप्लाई कराओगे, दिस इज 6x। फाइनली इट इज x प्लस में व्हाट? 3 = कितना? 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नाउ नेक्स्ट प्रोसीजर इज व्हाट? हमें इनमें से कुछ कॉमन ढूंढना है। कॉमन क्या है? एक ऐसा टर्म बताओ जो दोनों को डिवाइड करे। दैट्स गुड, 2x। तो 2x कॉमन है। क्लियर? 2x जो है वो कॉमन है। आप 2x कॉमन कर लीजिए। चलिए हमने 2x कॉमन कर लिया। क्लियर? फाइनली तो 2x कॉमन करने के बाद आपको क्या मिलेगा यहां से? x + 3। वेल प्लेड। फिर फाइनली इसमें से क्या कॉमन है? कुछ नहीं। जब कुछ कॉमन ना दिखाई दे तो 1 कॉमन करते हैं एज पर द रिक्वायर्ड साइन। +1 कॉमन करिए, क्या मिलेगा? x + 3 = क्या?
0। ये दोनों ही टर्म कॉमन हो गए। फिर से याद रखो बेटा, आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, इस चीज की जांच, इस चीज को खुद से भी क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि आपके दोनों जो फैक्टर्स हैं, ये दोनों जो कॉमन टर्म है हमेशा सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों अलग अलग आ गए तो समझ जाइएगा कि कुछ गलत चल रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो अभी यहां दोनों सेम है, इट मींस कि आई एम डूइंग करेक्ट। x plus 3 as it is. Now remaining term will be what? 2x plus 1 equal to what? 0. Is this clear to everyone? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का टास्क क्लियर हो पाया? नाउ तो ये जो निकाल करके लाए ना बेटा, ये फैक्टर्स हैं। ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं। ये इनको फैक्टर कहा जाएगा, FACTORS, इनको फैक्टर कहा जाएगा। बच्चे ध्यान रखिएगा, अभी आगे इसी चीज का हम यूज करके अभी आपको हम और कुछ पढ़ाएंगे। क्लियर? इनको फैक्टर कहा जाएगा। हमको चाहिए क्या? जीरोस। क्या चाहिए हमको? जीरोस। तो बेटा फैक्टर से ही जीरोस निकलता है, याद रखो ये बात हमेशा कि फैक्टर से ही जीरोस निकल करके बाहर आता है। क्लियर? तो मैं यहां लिखूंगा फॉर जीरोस, फॉर जीरोस। क्लियर? जीरोस कैलकुलेट करने के लिए पूरी इक्वेशंस क्या होनी चाहिए? जीरो, है ना? फॉर जीरोस, जीरोस फाइंड करने के लिए पूरी इक्वेशन जीरोस होनी चाहिए। पूरी इक्वेशन जीरोस होने का मतलब हम फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू जीरो करेंगे एंड सेकंड फैक्टर इक्वल टू जीरो करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्चुअली तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। क्लियर? मींस x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -3। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस इज अवर फर्स्ट जीरोस, ये हमारा पहला जीरोस है। आई होप कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, सब कुछ क्लियर है। दिस इज अवर फर्स्ट जीरोस। टास्क क्लियर? एंड करके अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टास्क की तरफ, एंड अगला वाला नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? अगर मैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ बात करूं विच इज व्हाट? 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मींस 2x इक्वल्स टू -1। व्हाट अबाउट x? -1/2। क्या ये बात क्लियर है बेटा? क्लियर? ये दो पर्टिकुलर वैल्यूज हमारी इस इक्वेशंस के लिए एज अ जीरोस काम करेंगे। क्लियर? पक्का? ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन के लिए जीरोस काम करेंगे। जीरोस काम करने का मतलब अगर आप इन दो वैल्यूज को यहां x की जगह पुटअप करेंगे तो फाइनली रिजल्टेंट क्या होगा? 0, यानी LHS बराबर क्या होगा? RHS। दैट इज द प्रोसेस ऑफ जीरोस। ये एक कंप्लीट प्रोसेस है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का, जिसके बिहाफ पर हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली द सिंगल अप्रोच टू फाइंड आउट द जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वी आर हैविंग मल्टीपल अप्रोचेस। हमारे पास मल्टीपल मेथड्स है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन एज पर करंट सिलेबस ऑफ CBSE ऑफ योर क्लास 10th, हम लोगों को भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पे फोकस करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे फोकस करना है। हम लोग भी आगे चल करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। क्लियर? उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को समझेंगे। फाइनली अभी आप लोगों को इतनी बात समझ में आ रही होगी कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालना है। क्लियर? ये बहुत फंडामेंटल, ये बहुत बेसिक है, बस इस चैप्टर में इसका यूज है। अच्छा, एक और बात बताने वाले हैं हम आपको, ये बताना चाहेंगे, ये समझना है आपको, ये बात जाननी है कि यहां कितने जीरोस निकल के आए? 2। अच्छा, 2 ही जीरोस क्यों आए? गेस व्हाट? 3 जीरोस क्यों नहीं आए? शाबाश, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कभी कभी लगता है कि ना कि एटलीस्ट आपको समझ रहे हैं, है ना? मजा आ रही है पढ़ाने में, बढ़िया। तो ये इसके 2 जीरोस इसीलिए निकले यहां पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री डिसाइडेड हाउ मेनी जीरोस अ पर्टिकुलर इक्वेशन हैव। डिग्री 2 है, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? डिग्री कितनी है यहां पर? 2। डिग्री अगर 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे बेटा? 2 होंगे। ये बात याद रखिएगा। डिग्री डिसाइडेड हाउ मेनी जीरोस द पर्टिकुलर इक्वेशन हैव। डिग्री अगर 3 है तो जीरोस भी कितने होंगे? 3। डिग्री अगर 4 है तो जीरोस भी कितने होंगे? 4। जितनी डिग्री उतने जीरोस। नोट करके मैं यहां लिख सकता हूं, जितनी डिग्री उतने जीरोस। अगर मैं यहां इस तरीके से आपको लिख दूं इस तरीके से, जितनी डिग्री उतने जीरोस इक्वल्स टू उतने जीरोस। तो क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे? बट बोलो बेटा। बिल्कुल सही जवाब। आपको एग्री करना पड़ेगा क्योंकि कोई और आपके पास बैकअप प्लान तो है ही नहीं सिवाय एक्सेप्ट करने के, है ना? फाइनली तो क्या ये बात क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? जितनी डिग्री उतने जीरोस, है ना? अब चलो एक बात बताते हैं, सिर्फ इतना मत समझो बेटा कि जितनी डिग्री उतने जीरोस, नहीं, अधूरी बात है। हम एक बात और बताना चाहेंगे। अच्छा बेटा, इसकी डिग्री देखो कितनी है? 2 डिग्री है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि फैक्टर भी कितने निकल के आए? 2। देयर आर 2 फैक्टर्स। व्हाई? 2 ही फैक्टर क्यों निकले? क्योंकि डिग्री 2 थी। सिंपल, जितनी डिग्री उतने फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स उतने
जीरोस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर जितनी डिग्री उतने जीरोस हम लोगों ने लिखा है, तो क्या मैं इसी चीज में ऐड कर दूं इसी तरीके से इक्वालिटी में उतने फैक्टर्स भी लिख दूं यहां पर? आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे? हो जाएंगे बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। फाइनली तो मैं अब इस चीज को इस तरीके से कवर कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। फाइनली ये चीज आई होप की बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो, तो ये एक पर्टिकुलर अप्रोच है जो आप लोगों को याद रखनी है। हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप उन क्वेश्चंस को अभी स्प्लिट करें। क्लियर? स्प्लिट करके सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करें। क्लियर? सेम अप्रोच है, सेम फंडामेंटल्स है। क्लियर? तो ये अभी आप लोगों का टास्क है, टास्क फॉर यू, टास्क फॉर यू। क्लियर? ये आप लोगों का टास्क है। आप अभी इसको डील करके सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, और ट्राई करके मुझे बताएं। क्लियर? आप अपने सॉल्यूशंस को कमेंट में बताएं कि जो है आपके जीरोस क्या निकल करके आ रहे हैं। क्लियर? जैसे मैंने अपनी इक्वेशंस को लिख करके दिया, इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज 3x²। मैंने यहां लिखा फाइंड जीरोस, मैं यहां लिख सकता हूं पहले फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस। क्लियर? इक्वेशंस क्या है आपके पास? पहली इक्वेशन आपके पास 3x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 7 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है आप लोगों को मैंने दे दी है। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन दे दी हम लोगों ने, हमने आपको दे दी फाइंड जीरोस, फाइंड जीरोस। क्लियर? इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज x² माइनस, मैं यहां लिख सकता हूं 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना? तो ये कुछ कंडीशंस हैं, प्लस ना करके माइनस कर लो, प्लस ना करके माइनस कर लो, इक्वल टू 0। चलो, मैं बस इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहूंगा अभी। आप सॉल्व करके मुझे फटाक से जीरोस कैलकुलेट करके बताइए फटाक से। बेटा सॉल्व किया आप लोगों ने? बढ़िया, सॉल्यूशन आंसर आया इसका, जीरोस निकला। चलो ठीक है। तो फाइनली अगर आप लोग का सॉल्यूशन नहीं आया है या आ गया है तो फिर कैसे काम चलेगा? स्टार्ट करूं मैं? बताया जाए सॉल्यूशन? बता दूं? चलो, बाकी जो और भी बच्चे हैं वो पहले वीडियो को पॉज करें, पॉज करके सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के बाद क्लियर, जब वो पूरी तरीके से सॉल्व कर चुके हो तब फिर इस स्लाइड को दोबारा से ऑन करें, है ना? सॉल्यूशन बता देता हूं। सॉल्यूशन नंबर 1। क्लियर? अगर आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लिया है तो अब आप मेरे सॉल्यूशन से इसको मैच कराइए और देखिए कि कहां पर कौन कौन सी चीजों को करेक्ट करना है। क्लियर? सबसे पहले ना हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखो हमारे पास, मेरे पास लिखा हुआ है वी हैव पहली क्वेश्चन है 3x² प्लस 10x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरा पहला स्टेप क्या था? मेरा पहला स्टेप ये था कि मैं कांस्टेंट कोफिशिएंट को x² को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराता हूं। दिस इज व्हाट 7 इंटू 3 इक्वल्स टू व्हाट 21, है ना? फिर हम क्या करते थे? साइन को ऑब्जर्व करते थे प्लस, तो मुझे ऐसे दो टर्म चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करा लें तो 21 आ जाए और प्लस करके क्या आ जाए 10 आ जाए। तो ये दो टर्म सफिशिएंट है। 7 इंटू 3 कर लोगे 21 आ जाएगा और 7 प्लस 3 करने पर फाइनली कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो अब मुझे इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये आ जाएगा 3x² प्लस 10 की जगह हमको लिखना है 7 प्लस 3, x की जगह x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एज इट इज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फाइनली नाउ यू ऑल कैन मैच विद योर सॉल्यूशन। क्लियर? दिस इज 3x² प्लस x से मल्टीप्लाई कराइए 7x प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। क्लियर? नाउ दिस इज, अब आपको देखना है इसमें से कुछ कॉमन है क्या? x कॉमन है, एक्सेप्ट x कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। क्लियर? कॉमन कैसे पता लगाएंगे मैं बता देता हूं। पहले ना कांस्टेंट को चेक किया करो, चेक किया करोगे कि क्या ऐसा कोई लिस्ट नंबर है जिस नंबर में दोनों टेबल आ रहे होते हो? तो ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके पहाड़े में 3 और 7 दोनों आ रहे हो, 3 और 7 दोनों आ रहे हो। तो फाइनली सिर्फ x ही कॉमन होगा। क्लियर? क्योंकि x यहां भी लिखा है वहां भी लिखा है। जब आप x कॉमन कर लेंगे तो आपको यहां क्या दिखाई देगा? 3x प्लस 7। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन ना हो तो मैंने बताया था हम क्या कॉमन करेंगे? प्लस 1। फाइनली क्या दिखाई देगा यहां पर? 3x प्लस 7 इक्वल्स टू व्हाट? 0। तो फाइनली ब्रैकेट सेम है, इट मींस कि वी आर डूइंग करेक्ट। क्लियर? हम सही कर रहे हैं। दिस इज व्हाट 3x प्लस में 7 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट? 0। ये क्या है? इनको क्या कहा जाएगा? फैक्टर्स। वेल प्लेड बेटा, याद रखो। अभी आगे चल करके मैं इसी फैक्टर का यूज करूंगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस पे ध्यान रखिएगा। ये फैक्टर्स हैं फॉर जीरोस। क्लियर? जीरोस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 बाई 1, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, है ना? 1 बाई 1 चीजों को इक्वालिटी से कंपेयर कराना पड़ेगा। 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 7, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? माइनस 7 अपॉन 3। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? शाबाश, वेल प्लेड। आवाज आ रही है बेटा? नेक्स्ट हम लोगों को दे रखा हुआ है x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, नेक्स्ट x इक्वल्स टू व्हाट? माइनस 1। दीज आर टू रिक्वायर्ड जीरोस। क्लियर? ये हमारे रिक्वायर्ड जीरोस हैं।
फंडामेंटल क्लियर हो पाए? मैंने बताया कि ये जीरोस सही है या गलत है, इनको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। पता है कैसे, क्या अप्रोच है ये चेक करने के लिए कि अगर आपके पास एग्जाम में मान लो टाइम बच गया, क्लियर, तो आप इसको खुद से वेरीफाई भी करा सकते हैं। खुद से आप इसको वेरीफाई भी करा सकते हैं। वेरिफिकेशन के तौर पर आप क्या करेंगे पता है आप लोगों को? इमेजिन व्हाट, क्या आप कैसे वेरीफाई कराएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही। पहले x की जगह -7/3 पुटअप करेंगे। पुट x इक्वल्स टू -7/3। क्लियर? जैसे ही आप x की जगह -7/3 पुटअप करेंगे इस इक्वेशन में, देखो बेटा कैसे हो जाएगा 3, यहां सॉरी जस्ट अ सेकंड, हाँ बेटा यहां आ जाएगा आपके पास 3 और x की जगह आप लोग रखना है कितना, -7/3 का क्या होल स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लस की जगह प्लस, 10 की जगह 10, x की जगह x, -7/3 एज इट इज, प्लस में 7। इक्वलिटी में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखो सॉल्व करते हैं, आता है 3 की जगह 3 रखता हूं मैं, दिस इज 49 अपॉन में 9, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, दिस इज 70 अपॉन 3 प्लस में व्हाट 7। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा ये 3 से मल्टीप्लाई कराओ कितना आ जाएगा? देखो ये कट जाएगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9। फाइनली आपको मिल जाएगा 49 अपॉन में 3 माइनस 7 अपॉन में 3 और प्लस में कितना 7। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा अगर मैं बोलूं इन दोनों का एलसीएम लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करूं तो एलसीएम आ जाएगा 3, है ना? और पता है आप लोग को जब बेस सेम होते हैं तो न्यूमरेटर डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके लिख ले जाते हैं। 9 में से बन गया कितना आ जाएगा? दिस इज 21, माइनस का 21 आ जाएगा ना बेटा, और प्लस में कितना 7 एज इट इज, ये फिर से कट जाएंगे, 7 आ जाएगा। और आप देख लीजिए ध्यान से, -7 और +7 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोगों ने LHS उठाया था और हमें RHS मिल गया। व्हाट डज इट कंक्लूड? व्हाट डज इट कंक्लूड बेटा? यस यस, इट कंक्लूड्स कि ये जो वैल्यू हम निकाल करके लाएं ये हमारे दिए गए सॉल्यूशन का एग्जैक्ट आंसर है। पक्का? दैट्स गुड। अभी तो सिर्फ मैंने इस पे वेरीफाई कराया। व्हाट अबाउट x इक्वल टू -1? अगर मैं x इक्वल टू -1 पे इसी तरीके से वेरिफिकेशन लेकर के जाने की कोशिश करूं तो आप x इक्वल टू -1 पर भी सिस्टम को वेरीफाई करा सकते हैं। क्लियर? x इक्वल टू -1 पुट करना पड़ेगा। x इक्वल टू -1 के वेरिफिकेशन के लिए x इक्वल टू -1 पुट करना पड़ेगा। तो फाइनली अब आप यहां लिखिए पुट x इक्वल टू -1। इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली। अगर आपको लगता है कि आपको आता है, नाउ यू कैन इंक्रीज योर स्पीड, है ना? है ना? क्या आप वीडियो को देखते समय अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको ये आता है तो। इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली, क्योंकि ये चीज वो बच्चे भी देखेंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है एटलीस्ट, है ना? तो जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी समझ पाएंगे, है कि नहीं? फाइनली चलो, तो अभी हम लोगों को क्या करना है? 3 की जगह 3 रखना है। इसी इक्वेशन में x की जगह रखना है -1 का स्क्वायर प्लस 10x की जगह -1 और फाइनली दिस इज 7। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। बेटा ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3, नेगेटिव का स्क्वायर 1 हो जाता है, माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ पर और प्लस का 7 आ जाएगा। फाइनली 7 + 3 कितना आ जाएगा? ये 10, माइनस का 10 कितना आ गया? 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आप फिर से LHS उठाए थे आप और आपको RHS फिर से मिल गया, है कि नहीं? तो यहां पर भी सिस्टम क्या है? वेरीफाइड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन था। क्लियर? एग्जाम में वेरिफिकेशन नहीं करना है, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली। क्लियर? फॉर योर कंफर्मेशन ओनली, है ना? फॉर योर कंफर्मेशन ओनली बेटा। क्लियर है ना? फॉर योर सेटिस्फैक्शन ओनली कि हम जो निकाल के लाए वो सही सॉल्यूशन है या नहीं। क्लियर? फॉर योर सेटिस्फैक्शन ओनली, सेटिस्फैक्शन ओनली। क्लियर? बस आपके सेटिस्फैक्शन के लिए कि एक्चुअली दीज थिंग्स आर एक्चुअली वर्क्स और नॉट। टास्क क्लियर हुआ? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो अभी हम सेकंड इक्वेशन को करके देते हैं। क्लियर? मैं चाहता हूं कि सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन आप लोग सब लोग कमेंट में खुद से मुझे बताएं, है कि नहीं? कमेंट करके हमें बताएं कि आपका सॉल्यूशन कैसा आ रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? फिर फाइनली हम आप लोग को रिप्लाई करेंगे और रिप्लाई करके हम आपको बताएंगे कि आप जो सॉल्व किए हैं आप लोग का सॉल्यूशन सही है या नहीं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये फंडामेंटल अप्रोच जो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व करना है ये नहीं बदलनी चाहिए, ये आप लोगों को एज इट इज सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? पक्का? टास्क क्लियर हुआ? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? दैट्स गुड। तो ये आज का हम लोगों का इतना टास्क है। क्लियर? फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और फिर हम इसी नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसी के जीरोस निकालना सीखेंगे लेकिन किसी और अप्रोच से। क्लियर? और हम आपको पता है क्या सिखाएंगे? इमेजिन व्हाट कि अगर मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे फंडामेंटल्स भी बता दूं जो जिन फंडामेंटल का इस्तेमाल करके आपको जीरोस पहले से पता चल जाए कि एक्चुअली जीरोस किस तरह से आने वाले हैं। क्लियर? जैसे मान लो अभी हम लोगों ने यहां जीरोस निकाले तो जीरोस देख लो कैसा आ रहा है, x इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू -3 आ रहा है। तो ये जो दोनों ही जीरोस हैं यहां पर, ये दोनों ही जीरोस कैसे हैं? रियल भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं, है ना? रियल और डिस्टिंक्ट जीरोस आ रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये रियल और डिस्टिंक्ट जीरोस मुझे कैसे पता चला? सिस्टम को सॉल्व करने के बाद पता चला। क्या हो अगर मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बता दूं, क्लियर, जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आप सिर्फ इक्वेशन में विद इन 30 to 40 सेकंड आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इक्वेशन के जीरोस एक्चुअली कैसे निकलेंगे। क्लियर? तो नेचर ऑफ जीरोस हमारा नेक्स्ट पार्ट है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशंस पढ़ेंगे, नेचर ऑफ जीरोस पढ़ेंगे और फॉर्म फाइनली फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू, क्लियर, हम इसी इक्वेशंस के जीरोस को कैलकुलेट करना आप लोगों को सिखाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? है ना? ध्यान रखिएगा ये बात कि हम लोगों को नए टास्क में हम लोग अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को डिराइव भी करेंगे। श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला था, क्लियर, श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला था, जिन्होंने एक नई अप्रोच दी, जो एक मैथमेटिक्स में अंडर अलजेब्रा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेकर के आए। क्लियर? श्रीधर आचार्य, हम उनकी थ्योरी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दैट्स गुड।
थैंक यू सो मच।